सबसे पहले बात करते हैं इस पर कि ये जो प्रोग्राम है शायर शरासी, ये क्या है, क्यों है और हम इसको क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारी एक दोस्त थी, उन्होंने हमें एक शेर दिखाया कि किसी मतलब एक इस तरह की कुछ उनकी उनके इदारे ने कुछ चीज़ें कुछ शेर छापे थे कहीं। तो उसमें दाग का एक शेर था कि और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले, हजरत दाग जहां बैठ गए। तो वो शेर असल में यूं नहीं है, ये मिसरे अव्वल तो ऐसे हैं कि हजरत दाग जहां बैठ गए और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले। तो एक तो तरतीब, उसकी तरतीब गलत थी। दूसरे ये कि उनकी मंतक ये थी कि उन्होंने उभरने निकाल के उसमें उठने कर दिया। उसकी वजह उनको ये मालूम हुई कि भाई जब बैठने का लफ्ज है पहली मतलब इसमें सानी में, तो उगला में जाहिर है कि उठने ही का लफ्ज होना चाहिए। शायद वो उभरना जो है वो गलती से, वो बहर जानते नहीं थे, इसलिए उनको लगा कि भाई ये उठने ही होना चाहिए। बहर का ना जानना एक अलग मसला है। मंतकी रूप से उस आदमी ने जो भी कुछ तरमीम की थी वो ठीक थी, लेकिन शेर को समझ ना पाने की वजह से ये गलती और हुई। इस शेर का मैंने उनसे मतलब पूछा कि आपने इसका मतलब क्या समझा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब तो यही है कि दाग जो है वो, उनसे नहीं बल्कि एक दूसरे साहब से मैंने पूछा जिनसे इस हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका मतलब ये है कि दाग जो है वो ये कह रहे हैं कि हम तो तेरी महफिल में बैठ गए हैं और होंगे जो यहाँ से चले जाते हैं। मैंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है। असल बात यह है कि उभरना जो है वो किसी चीज का अपनी सतह से नुमाया होना है, उचकना, और महफिल के कुछ आदाब होते हैं। तो दाग, इस शेर में दाग कह रहे हैं कि हम वो शख्स हैं, हम इतने अनापसंद आदमी हैं कम अज कम कि तुझे चाहने के बावजूद हम तुझे दूसरे आशिकों की तरह तेरी महफिल में बैठने के बाद उचक उचक कर नहीं देखेंगे। हम तुझे देखने के लिए अपने आदाब से इख्तिलाफ नहीं कर सकते। तो असल बात यह है कि शेर को समझने का चलन जो है तो तकरीबन खत्म हो गया। और शेर समझ में क्यों नहीं आता लोगों को, उसकी वजह अव्वल तो यह है कि क्लासिकी शायरी से हमारा रिश्ता तकरीबन खत्म हो चुका। हम लोग ये समझते हैं कि शेर मिसरे मौजू कर लेना, एक आदमी किसी भी तरीके से, अब तो बहुत सारी तरकीबें आ गई हैं, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं। कोई फायलातुन जानता है तो उससे कर लेता है, कोई एक दो जानता है तो उससे कर लेता है। बहर तो आप सीख लेंगे, और बहर सीखना, मैं हमेशा कहता हूं कि बहर कोई मुश्किल काम नहीं है, बहर तो आप सीख लेंगे। अव्वल बात यह है कि आप शेर को कैसे समझेंगे, और जब तक आप शेर को समझ नहीं सकते तब तक आप शेर कह नहीं सकते। जिस तरह हर खेल के उसूल होते हैं, उसी तरह शेर गोई के भी कुछ उसूल हैं, हर फन के कुछ उसूल हुआ करते हैं। अगर उन उसूलों को नहीं समझा तो आप शेर नहीं कह सकते। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी तरह की बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे, आप बहुत दूर तक आप जाए तो जाहिर है कि उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, तजनीस और दूसरी इस तरह की सिलतें हैं उर्दू शायरी में, क्लासिकल शायरी में। तो बज़ाहिर बहुत आसान मालूम होता है कि हम जिन लोगों को पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात भी है कि हम जिन लोगों को पढ़ते हैं वो बज़ाहिर बहुत आसान मालूम होते हैं, आसान ज़बान में कहते हैं, हमें समझ में आते हैं वो, और हमें इतना इस हद तक उनको पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि हाँ हम भी शेर कह सकते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि सहले मुमतना एक ऐसी चीज़ है कि जो आसानी से कह दी गई बात शेर में, और वो बहुत ज्यादा लोगों को मुतासिर करे या ये करे वो करे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है जो कि उनके शेरी मजमूए का मुकदमा था, मुकदमा शेर व शायरी, उसमें इब्न रशीद का हवाला देते हुए उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा है कि इब्न रशीद ने लिखा है कि सहले मुमतना वो चीज़ है कि जो आप सुने तो आपको लगे कि आप भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप कहने की कोशिश करें तब आपको मालूम हो कि ये इंतहाई मुश्किल काम, आप नहीं कह सकते। तो आसान होना असल में अपने आप में बेहद दुश्वार है।
गालिब का शेर है, मिलना अगर तेरा नहीं आसान तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। तो अब मसला ये है कि हम शेर गोई के सलीके को समझाने के लिए उसको मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, मेरा ये मकसद नहीं है मैं किसी से ये कहूँ कि भाई शेर गोई आपके बस की बात नहीं। शेर कहना तो सबके बस की बात है, शेर कहना तो हर उस शख्स के बस की बात है। हमारे लोकगीत, हमारे यहाँ बरहार, दूसरी चीजें, खलील जिब्रान ने कहा था कि मशरक़ का तो किसान भी शायर होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायरी चूंकि शूरी तौर पर एक ऐसा किया जाने वाला काम है जो बहुत हद तक आप जब तक आप नहीं समझेंगे कि इसको आपको किस तरह करना है, किस तरह आप शेर को बेहतर बना सकते हैं, तब तक आप वही घिसी पिटी बातें, वही जज्बात, आम के जो मामूली सी ट्रेजेडीज आपकी लाइफ में होती है, महबूबा छोड़ के चली गई या घर में खाने को नहीं है या फला फला, जो भी उर्दू के शायरों के साथ मुसीबतें नहीं हैं, अब नई मुसीबतें हैं। लेकिन मसला ये वो नई मुसीबतें नहीं आ रही। जैसे क्या नई मुसीबतों को नए शायर ने बहुत हद तक कोशिश की, रईस फरोग ने। रईस फरोग का शेर है कि क्या जानिए कि जब है या इख्तियार है, दफ्तर में थोड़ी देर जो कुर्सी नशी हूं मैं। तो ये नई मुसीबतें थी, तेजी से दौड़ते हैं, टिरक भी लदे हुए, मैं भी भरा हुआ हूं बहुत इंतकाम से। तो हर दौर के जो उर्दू शायर हैं वो कम से कम उन्होंने ये कोशिश की है कि उनके दौर के जितने भी मसाइल हैं वो तमाम तर अपने फनी उसूलों के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शायरी इतना आसान काम भी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। खासतौर पर मैं गजल की इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप शेर भी कहना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो शेर और मेहनत, ये दोनों चीजें जो है वो, और मेहनत भी आपको दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। मज़ामीन की तलाश, और मज़ामीन आपको ढूंढने के लिए दूसरे के पास नहीं जाना, आपकी अपनी जिंदगी में जो जो कुछ आप पे गुजरता है, वो जो जिसे हम पुराने जमाने के लोग वारदात कलबी वगैरह कहा करते थे, तो वो चीजें जिस कदर भी मुमकिन हो, जितना भी मुमकिन हो, हमको चाहिए कि हम उसके बारे में लिखें। फिराक गोरखपुरी ने कहा था, ये बात मुझे शमी मनफी साहब ने बताई थी कि फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि उर्दू का शायर जो है वो आम बात से बहुत डरता है। और ये बात सच है, हम आम बात से इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि हम ये समझते हैं, अच्छा शेर को नया करने की तरकीब जो है वो हमने ये निकाली है कि भाई हम किसी तरीके से उसमें, अभी कोई मुझे शेर सुना रहा था, अंग्रेजी अल्फाज वो कर दें, दाखिल कर दें, या कुछ ऐसे अल्फाज डाल दें कि भाई कुछ। एक साहब ने तो कोई गजल दी थी, उसमें ब्रोविड दाखिल कर दिया। तो ठीक है, वो शेर कहने का अपना अपना शेर बनाने का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन वो शेर है नहीं। क्योंकि शेर वही आदमी कह सकता है जो शेरियत के उसूलों को जानता हो, जो शेरियात असल में अपने आप उसूल है, तो शेरियात जानता हो, जो क्लासिकल से लेके जदीदियत तक का सफर जानता हो, और जो जानता हो कि आज के जमाने में इतनी ज्यादा तहरीकें उर्दू में रही हैं, उन तमाम तहरीकों के बारे में उस शख्स को मालूम होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो इतना, जो बात मैंने आज कही है वो कई सालों पहले कोई आदमी हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर कह चुका था। लोग कहते हैं क्लासिकल शायरी में वो सब मौजूद नहीं है जो हम कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत पुराने किसी शायर का शेर है, कुदरतुल्लाह कासिम के तस्करे में है, मजमूए नज़्म में, वो शेर है कि आहें अफलाक में मिल जाती हैं, जदीद शेर सुना रहा हूं, आहें अफलाक में मिल जाती हैं, मेहनतें खाक में मिल जाती हैं। अब इतनी आसानी से उसने ये शेर कहा है, और ये आज से तकरीबन 200-250 साल पुराना शायर। अब आप लगे रहिए, आप ये समझते रहिए कि आप कुछ नया कह रहे हैं। नया आप तभी कह सकते हैं जब आप अपनी रिवायत से वाकिफ होंगे, जब आप जानेंगे कि हाँ भाई कितने लोगों ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ वो कह चुके हैं। जब डॉक्टर का लफ्ज मुसफ़ी ने आज से तकरीबन 150 साल, पौने 200 साल पहले अपनी शायरी में इस्तेमाल कर लिया, मतलब गालिब ने भी कोशिश की है। गालिब का इस वक्त तो मुझे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन बेशतर ऐसे अल्फाज है जो गालिब ने उस वक्त इस्तेमाल किए जो शायरी में बिल्कुल नए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई नया लफ्ज शायरी में कैसे खपाएं, क्योंकि गजल बहुत ही नाजुक सी चीज है। आप उसमें एकदम से सब कुछ ठूसना चाहेंगे तो वो मुमकिन ही नहीं है कि वो सब कुछ आ जाए।
और इसके लिए तो हमने ये सोचा कि शायर शनासी जो है वो कम से कम एक ऐसा माहौल पैदा करे, कम से कम कुछ ऐसा कुछ इस तरह की बातें हों कि लोगों को पता चले कि आखिर ठीक है शेर कहना अच्छी बात है, शेर शायरों को सुनना अच्छी बात है, लेकिन उनको एक रास्ता मिले जिसकी वजह से वो ये समझ पाए कि आखिर शेर किस तरह कहना चाहिए और किस किस तरह के शेर कहे जा चुके हैं। ये कोशिश है, हम आपको उन शायरों से मुतारिफ करवा देंगे। यहाँ लोग सरवत हुसैन को, बिपुल कुमार पढ़ेंगे, शशांक शुक्ला पढ़ेंगे, जुल्फ़िकार आदिल को, और बानी को यहाँ पढ़ा जाएगा, और भी शायर यहाँ पढ़े जाएंगे, गुलाम मोहम्मद कासिम को यहाँ पढ़ा जाएगा, ज़ेब गौरी को पढ़ा जाएगा। तो इन सब लोगों को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आखिर किस हद तक चीज़ें कही जा चुकी हैं। और एक जो दूसरी बात है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तहजीबी तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है कि हम शेरों को सुनते हैं, सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शोर से वाह 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 करने लगते हैं। वाह जो है वो असल में एक ऐसा तारीफी कलमा है जिसका कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ये, वो आपको कोई चीज़ जब तक समझ में नहीं आई है, आप ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा झूठ है वाह जो आपको ना समझ में आने वाली चीज़ पर भी दाग सकते हैं। सामने वाला क्या कहेगा, आपको कुछ नहीं कह सकता। इदरीस बाबर का एक शेर है, पाकिस्तान के शायर हैं, उनका एक शेर है कि लानत उस पर जो दाद चाहता हो और उस पर जो वाह वाह करे। ये दोनों जिन दो तत्वों को उसने जिन पे लानत भेजी है, वो असल में लानत इसलिए भेज रहा है क्योंकि ये दोनों जो है दाद चाहने वाला शायर, उसको वो भी एक तरह के जुहल का शिकार है। वो जानता ही नहीं है कि वो दाद पाने के लिए शायरी कभी किसी दौर में की ही नहीं किसी शायर। उर्दू का शायर, उर्दू का बेड़ा जो गलत हुआ है जो मुशायरों के हवाले से, वो सफी लखनवी के बाद जिगर मुराद आबादी जब से इसमें आए हैं मुशायरों में, तो हुआ ये है कि भाई साहब वो एक चीज एक पूरा एक इस तरह का सिस्टम बनाया कुछ लोगों ने मिलकर, और बहुत जानबूझ के जो उन्होंने कोशिश की मजनूनाना तरीके से बाल बढ़ा के, शायर ऐसा होता है बिल्कुल एकदम बाल बड़े रहते हैं उसके, वो बिल्कुल मतलब वो कुछ एक दारुल काहिल भी बनाया था उन्होंने, कुछ तो वो उसमें पड़े रहना, शायद कुछ करता नहीं है, उसे जिम्मेदारियों का कोई लेना देना नहीं होता है, ये वो है, शायद से कुछ नहीं पाता। तो वो एक ऐसा पूरा तरीका बना दिया। फिर बाद में अच्छा, मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम हुआ था, शशांक शुक्ला बैठे उन्होंने कराया था जॉन इंडिया पर, मैंने उसमें ये बात कही कि जॉन इंडिया ने खून थूकने का मुहावरा इस्तेमाल किया है, लेकिन खून थूकने का मुहावरा उसने कहाँ से अक्स किया है आपको समझना पड़ेगा, उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। खून थूकना असल में जॉन इंडिया ने उसके बारे में शायद के दिवाचे में तफसील से लिखा है। खून थूकना कोई ऐसी चीज है ही नहीं, शायरी के लिए भी खून थूकना पड़ता है। खून थूकना दोनों तौर पे, इस्ताराती तौर पे भी और हकीकी तौर पे भी। खून तो ठीक है, आप एक उस जमाने में उसने लिखा कि हमारे यहाँ लोग इतने ज्यादा, अच्छा फैशन भी एक बड़ी अजीब सी चीज है, शायरी का तो खैर फैशन है। आप ये देखिए कि जॉन इंडिया ने लिखा है कि लोग चाहते थे उस जमाने में, नौजवान चाहते थे कि वो तबियत से वो हो जाए, उनकी मौत हो जाए। फैशन तो एक इस किस्म की चीज है, एक तरह की तहरीक चला दीजिए, एक तरह से आप लोगों को बता दीजिए कि भाई इस तरह से तुम्हारा नाम हो जाएगा। आदमी नाम का इस कदर शौकीन होता है कि उसके चक्कर में वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो जो पूरा मुहावरा आया था जॉन इंडिया का, उसमें उन्होंने फ्रांसीसी तहरीक का जिक्र किया है और दूसरे जो उनके जमाने में जो तहरीकें चल रही थी। और उस जमाने में जॉन इंडिया के साथ एक और दूसरी बात यह थी कि अब तरक्की पसंद दोस्तों से वो कदरे अलग थे। उन्होंने खून का मुहावरा, जहां इतना खून का मुहावरा जितना जॉन इंडिया ने इस्तेमाल किया, खून का लफ्ज इस्तेमाल किया है, खून थूकने का मुहावरा इस्तेमाल किया, फिर भी आप कभी नहीं देखेंगे कि तरक्की पसंदों के साथ उस आदमी का जिक्र हो रहा। आप कभी नहीं देखेंगे। खून इतना ज्यादा खून हो गया था कि सद्दाम सईद ने कहा था कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है तरक्की पसंदों के, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखेंगे कि खून का लफ्ज इसने भी इस्तेमाल किया जॉन इंडिया ने, लेकिन वो अपने आप को अलग बनाए रखा उसने तरक्की पसंदों से। भाई फैज अहमद फैज हो गए, आपके दूसरे उस जमाने में बहुत सारे लोग थे, साहिब उद्यानवी, मजरू सुल्तानपुरी और इस किस्म के, और क्या ये अच्छे शायर नहीं है, ये बहुत अच्छे शायर थे। इन सब से अपने आप को अलग बनाए रखना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि वो जानता था कि शेर कैसे कहा जाता है, वो जानता था कि अपनी शराब तलब कैसे बनानी, क्योंकि वो रिवायत को भी जानता था, जदीदियत को भी जानता था, अपने मुआसरीन को भी जानता था, और ये भी जानता था कि आलमी अदब में किस तरह की शायरी हो रही।
तो अपना जिस कदर भी आंख अपनी बड़ी की जा सकती है, नजरिया आपका तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक आप शेर के बारे में, जब तक आप ये कोशिश नहीं करें कि आप जितना ज्यादा हो सके इल्म हासिल करें। इल्म और मुशाहिदा ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर शायरी सिर्फ इन्हीं दो सुतूनों पर खड़ी हुई, आपका इल्म और आपका मुशाहिदा। अगर आपके पास इल्म नहीं है और मुशाहिदा नहीं है, या इन दोनों में से एक चीज नहीं है, तो आप शायरी नहीं कर सकते। क्योंकि इल्म जो था वो वामिल जौनपुरी के पास भी था, इल्म वामिल जौनपुरी के पास भी था, और मुशाहिदा बाज़ औक़ात बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास हो सकता है। चेखव की कहानी है, उसमें उन्होंने लिखा है एक कैरेक्टर है उसका, उसमें एक शख्स होता है, उसका बहुत गहरा मुशाहिदा होता है, हर चीज को इतना कीन ऑब्जर्वेशन, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, वो तस्लीक नहीं कर सकता कोई चीज। क्यों? क्योंकि उसे तस्लीक करने का एक इल्म नहीं पता, उसको मालूम नहीं है, ज्ञान होता है। आपको जब तक तरीका नहीं पता है कि आप किसी चीज को, तो ये दोनों के बगैर आप शायरी नहीं कर सकते। है तकरीर लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो हमारा मकसद यही था कि शायर शनासी के जरिए इन शायरों को मुतारिफ करवा के हम ये मतलब एक तरह से एक फजा कायम करें इस तरह की, जिसमें हमारे नए आने वाले दोस्तों और हमारे साथ के दोस्तों को, जिसमें मैं खुद भी शरीक हूँ और मुझे भी ये कम से कम पता चले कि हम लोग शायरी के नाम पे क्या कर रहे हैं और हमें किस तरह से अपने आप को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपने लोगों को पढ़ते रहना और दूसरे शायरों को भी पढ़ते रहना एक बहुत ज़रूरी काम है, और ये पिछले कई अरसे से ये काम नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मुशायरों में हमारे यहाँ जो शायर हिट हो जाता है, अब एक वो बना लिया गया, मेयार बना लिया गया कि भाई जो आवाम को समझ में आएगा वही सब कुछ होगा। अच्छा, ये हुआ है कि आवाम का ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि आवाम को शायर जैसा मिलता है, आवाम को दो चीजें वैसी ही मिलती हैं जैसे वो खुद होती है। आवाम को पुलिस वैसी ही मिलती है जैसी आवाम खुद होती है, और आवाम को शायर वैसे ही मिलता है जैसी आवाम खुद होती है। तो आवाम जाहिल है, और उस जाहिल आवाम का ये तकाजा है कि भाई आप उस जबान में वो कीजिए, शायरी कीजिए जो हमको समझ में आए। और आवाम के बुनियादी जो मसाइल है वो यही है कि भाई जो आदमी घर में सबसे छोटा होता है उसके हिस्से में माँ आ जाती है। तो आवाम का मसला तो यही है। तो वो चाहते हैं कि भाई इस तरह की चीजें शायरी में, लेकिन शायरी का इन सब चीजों से कोई वास्ता है नहीं। शायरी बहुत गहरा और बहुत ही ज्यादा अमीक इल्म है। अगर आप उसको हल्के में लेके ये समझ लें तो आप मुशायरे में तो हिट हो सकते हैं। एक बहुत ही अहम मुआसिर सियासी बाजीगर हमारे यहाँ जो शायर हैं अभी, तो वो भी बन सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन शेर नहीं कह सकते। तो खैर, अब मैं सबसे पहले जो है सिलसिले का आगाज करते हुए शायर शनासी का, मेरे पास एक फहरिस्त है।